डियर क्लास 10th के विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज साइंस का एग्ज़ाम था। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया है। तो चलिए अब हम लोग जो है, अब साइंस का तो निपट गया। 25 तारीख को जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, उस दिन का तैयारी हम लोग करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। उस दिन के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए कमर कस के, और पूरे इत्मीनान से वीडियो को देखिए। और यहाँ से सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। आप जैसे ही देख भी रहे होंगे कि हमारे वीडियो से सवाल कितना ज़्यादा आ भी रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सोशल साइंस में जो सब हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव को निपटाने वाले हैं। हो सकता है कि आपको एक या दो, एक वीडियो में मिल जाए या तो फिर दो वीडियो लगेगा। तो पूरा हिस्ट्री का पूरा जो टेंशन है सारा इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो कोई भी राष्ट्र का सामूहिक पहचान जो होगा उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। जब सब मिलकर अपने देश के बारे में सोचने लगता है तो उस स्थिति को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। फिर आगे है वह राष्ट्र वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है। जो मतलब कि वह राज्य, ठीक है। तो राज्य यानी कि राष्ट्र, ठीक है, राज्य यानी कि राष्ट्र हो जाएगा। तो वैसा राज्य जहाँ पर राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं राष्ट्र राज्य की संकल्पना, ठीक है। अंसर्ट रेनन ने इसको दिया था। फिर आगे 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था। तो फ्रेडरिक सारियो, जो क्या था, फ्रांसीसी चित्रकार भी था। अगला है अंसर्ट रेनन कौन था। तो दोस्तों ये फ्रांसीसी दार्शनिक था, ठीक है, अंसर्ट रेनन। और इन्होंने ही सब सर्वप्रथम राष्ट्र राज्य की संकल्पना को दिया था। तो आंसर ट्रेनर फ्रांसीसी दार्शनिक हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया है। मेटरनिक, ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो चार्ल्स डिक मेटरनिक, वो जो था वो किसको बताया था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है। तो दोस्तों वो मैजनी था, ठीक है, जूसेपे मैत्सिनी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। तो नेपोलियन को पराजित करने में मित्र राष्ट्रों का बहुत बड़ा योगदान था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, जो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। फिर अगला सवाल है राष्ट्रवाद की सबसे प्रथम अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो 14 जुलाई 1789 को हुई, उसी में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी। आगे है एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसको घोषित किया गया। तो जब एकीकरण हुआ जर्मनी, ठीक है, पहले तो प्रसा था, बाद में जब एकीकरण हुआ तो उसके बाद जर्मनी का सम्राट किसको बनाया गया। तो विलियम प्रथम को, ठीक है, जो पहले प्रसा के राजा हुआ करते थे, विलियम प्रथम, उसको बनाया गया जर्मनी का फिर से चांसलर वहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के मध्य इटली जो है 7 राज्यों में विभक्त था, जिसमें हैब्सबर्ग साम्राज्य वगैरह आते थे। 7 राज्यों में इटली जो था वो बटा हुआ था, इटली, ठीक है। इटली की राजधानी रोम थी। आगे हम लोग देखें जर्मन वीरता का प्रतीक किसको माना जाता था। तो दोस्तों जर्मन वीरता का प्रतीक बलूतुर्स को, जो जर्मेनियाँ पहनती थी। फिर आगे कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई। और कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद जो है वो यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था, यूनान। उसमें लॉर्ड बायरन कवि जो थे वो बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे। आगे है किसकी कवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो मारियान की, ठीक है, छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किसका किया गया था। तो मारियान का किया गया था। फिर आगे है इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन शायद 1707 में था, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो वो आपका हो जाएगा स्कॉटलैंड के साथ। फिर जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ओटोमान लियोपार्ड बिस्मार्क जो थे वो प्रसा जो है जर्मनी का पुराना नाम हुआ करता था। फिर अगला सवाल है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा और उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश जो लुई 16वां थे वो फ्रांस के थे। फिर आगे वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। मतलब स्त्री पुरुष की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता पर आधारित हो उसको क्या बोलते हैं, नारीवाद कहते हैं, ठीक है, नारीवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन मार्सिले जो है किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत थी। तो वो फ्रांस की थी। फिर अगला है रक्त और लौह की नीति किसने लागू किया था। तो ओटोमन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति। अगला सवाल है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसको बोला जाता है। तो वो रूसो को बोला जाता है। फिर यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, यंग इटली जो आपका मार्सिल में बनाया गया था और यंग यूरोप जो था बर्न में बनाया गया था। दोनों का स्थापना किसने किया था। तो जूसेपे मैत्सिनी ने या मेजनी ने किया था। फिर अगला वियना की संधि कब हुई थी। तो 1815 में, ठीक है, वियना की संधि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। जिसका जो है अध्यक्षता कौन किया था। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो मेटरनिक ने। फिर अगला है कि एक बहुत ही अच्छा कहावत है कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था। तो ये मेटरनिक का था। फिर अगला सवाल है काबुर को, यानी काउंट कैमिले काबुर को राजा विक्टोर एमुनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो वो प्रधानमंत्री पीएम के पद पर उसको नियुक्त किया था।
अगला सवाल है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत कौन था? तो बाल्कन क्षेत्र। आपको एक सबमिटेड सवाल भी मिलेगा कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ठीक है, एक सवाल भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको बोला गया था? यूनान को, ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना को। फिर आगे जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। फिर अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण। देखिए इटली का एकीकरण यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया, 1870 हो जाएगा, ठीक है, इटली का एकीकरण 61 दिया कि 1870 हो जाएगा आपका इटली का एकीकरण। आगे जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की थी? जो 39 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, तो इसको जो एक करने वाला कौन था? तो नेपोलियन था, जर्मन राइन संघ का। आपका एनसीईआरटी बुक में एक इमेज भी दिखाया गया होगा जहां आपको बताया गया होगा कि वो मतलब वहां से लौट रहा था जब अपने एरिया को हारा था, तो उस सब का पत्र वो फाड़ फाड़ के फेंकते चला जा रहा था। आगे है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो आपका प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में होता है। आगे सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो थे। अगला शुल्क संघ जोल्वे राइन की स्थापना किसके पहल पर हुई थी? तो 1834 में हुआ था दोस्तों ये, ठीक है, प्रसा के नेतृत्व पर। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि आर्थिक रूप से सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं। फिर अगला है बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बनता है? तो 1871 में ही बनता है। फिर आगे बोला गया पहले तुम मनुष्य हो, ठीक है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। तो ये बात जो है किसने कहा था? तो ये जूसेppe मैथ्यूनी ने कहा था, ठीक है, रूसो भी हो सकता है, फिर जूसेppe मैथ्यूनी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, तो 1915 9 जनवरी 1915 को उस दिन के दिवस को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो दोस्तों आपका कांग्रेस के, आपको पता होगा कि कांग्रेस का गठन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। उसके बाद से हर साल इसका एक अधिवेशन चलता था, कई बार विशेष परिस्थिति में दूसरा सत्र भी चला जाता था कई बार, ठीक है, और दिसंबर में ही अधिवेशन पूरा होता था। तो असहयोग आंदोलन था, नागपुर का अधिवेशन, ये नागपुर अधिवेशन 1920 में ये आया था, ठीक है। फिर आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मतलब कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। फिर आगे गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण जिले का, चंपारण में जो 3 कठिया पद्धति चल रही थी नील के खेती के लिए, उसके लिए गांधी जी जो है चंपारण इलाके में जाते हैं, जो राजकुमार शुक्ल उनको बुलाते हैं, उसके वजह से उनको वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, और फाइनली वहाँ पर वो पहली बार सक्सेस करते हैं 1917 में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व कौन किया था? तो बाबा रामचंद्र जो पहले गिरमिटिया मजदूर भी हुआ करते थे फिजी में, ठीक है, फिजी में गिरमिटिया मजदूर होते थे, लेकिन बाद में आकर अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। फिर अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। अगला सवाल है उस सन्यासी का नाम बताइए। देखिए दिया है कि फिजी में जो गिरमिटिया मजदूर थे तो बाबा रामचंद्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो बागान मालिक क्या किए थे? तो बागान छोड़कर वो घर चले गए थे, ठीक है, और इनको कंटीली तार में रखा जाता था। फिर अगला सवाल है यहाँ पे कि राम वल्लभ भाई पटेल, ये सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था, ठीक है, और पहले वो वल्लभ भाई पटेल जानते थे, लेकिन वहाँ की महिलाएं उनको सरदार की उपाधि वहाँ पर देती है। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? ठीक है, साइमन कमीशन जो 1929 के आसपास में 1929 के आसपास में साइमन कमीशन जो आया था भारत, लेकिन ये जो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था, ठीक है, 1928 में ही आ गया था, 1928 में ही आ गया था, ठीक है। तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के बारे में सुझाव देने के लिए आया था। फिर अगला है निम्न में कौन भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो स्वराज पार्टी, स्वराज मतलब खुद का राज, ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और सी आर दास दोनों जुड़े हुए थे स्वराज पार्टी से। फिर आगे लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन जब चल रहा था उसी समय ये समझौता हुआ था। फिर आगे है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, और तुर्की के जो सुल्तान हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था, ठीक है, इसलिए खलीफत से आया था, खलीफा के सपोर्ट में, यानी कि खलीफा जो मुस्लिम का धर्मगुरु होता था उसके सपोर्ट में ये चलाया गया था, और जहाँ पर भारत में जो है वो अली बंधु, ठीक है, अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था। फिर आगे है बादशाह खान या सीमांत गांधी किसको कहते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और खुदाई खिदमतगार का जो स्थापना करने वाले भी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि वो थे अफगानिस्तान की तरफ गांधी जी के जैसे समांतर में काम कर रहे थे, इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान इनको बोला गया था। आगे है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। थोड़ा सा मिस्टेक है, गोपाल कृष्ण गोखले दे दिया, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर इसके सही क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले उसके कौन थे? गांधी जी के। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जब ये अफ्रीका से भारत आते हैं तब इनको सबसे पहली बार गांधी जी को इन्होंने बोला था कि आप पहले पूरे भारत में भ्रमण कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की, उसके बाद आप यहाँ पर राजनीति में कूदिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें गांधी जी का महात्मा गांधी को उपाधि कौन दिया था? तो टैगोर ने दिया था। फिर अगला चोरी चोरा कांड के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो 5 फरवरी 1922 को जो चोरी चोरा कांड हुआ था, ठीक है, गोरखपुर के यूपी के गोरखपुर के आपका चोरी चोरा नामक जगह पर, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को आग के हवाले कर दिया गया था उपद्रवियों के द्वारा। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा के बाद असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा करदाता देश कौन सा बना? तो अमेरिका बना था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, क्या करता है वैश्वीकरण? तो व्यापार काम की तलाश में लोगों का प्रवास करता है, या पूंजी का संचालन करता है, या वैश्विक समाज के बीच सांस्कृतिक संबंध करता है, या एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्ष में उभरी है। तो वैश्वीकरण जो है एक आर्थिक प्रणाली है जो पिछले 50 वर्षों में बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आई है। फिर अगला सवाल है कि कॉर्न कानून, ठीक है, ब्रिटेन में मक्का से रिलेटेड कानून जो है ब्रिटेन में आया था। फिर आगे सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का परसेंट कितना था? तो 30% था उसका। फिर आगे मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र में, ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस था मित्र राष्ट्र में। आगे है भारत में कैनाल कॉलोनी, ठीक है, कैनाल कॉलोनी यानी कि नहर कॉलोनी कहाँ पर बसाया गया था? तो पंजाब में, ठीक है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा नहर है, इसलिए कि वहाँ पर उपजाऊ जमीन बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है एशिया को यूरोप, ठीक है, एशिया को पूरे यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों बोलते हैं सिल्क रूट यानी सिल्क मार्ग, ठीक है। पुराने ज़माने में इसी से व्यापार होता था, लेकिन जब एशिया माइनर को जीत लिया गया तब जाकर उससे नहीं होने लगा व्यापार। अगला है बृहद टी उत्पादित पत्ती से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो टी मॉडल था, जो हेनरी फोर्ड के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और 3 मिनट में ये एक कार निर्माण कर देता था। अमेरिका का ये कार निर्माता था, निर्माण कंपनी था। आगे है 1928 से 1934 के भारत में गेहूं की कीमत कितने परसेंट तक गिरी? तो 50% के आसपास गिरा था। अगला सवाल दोस्तों है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की निम्न में किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए थे? तो ये आलू, ठीक है। और बाद में आपको पता है कि आयरलैंड में 1840 के दशक में आलू का अकाल भी पड़ा था, जहाँ पर बच्चा लोग जो था कोड़ कोड़ के आलू खा रहा था। फिर है होसे मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता था? तो होसे मेला त्रिनिदाद एंड टोबैगो में स्टार्ट किया जाता था, त्रिनिदाद में, जो स्पेशल जो आप बोल सकते हैं ये आपका वेस्ट इंडीज़ के आसपास का क्षेत्र है। और होसे मेला जो आयोजन होता था वह स्पेशल होता था इमाम हुसैन के याद में, ठीक है। मुस्लिम लोग करते थे और इसलिए वहाँ पर कर किया जाता था, क्योंकि ये लोग सब गिरमिटिया मजदूर होता था और अपने आप को एक दिखाने के लिए वहाँ पर होसे मेले का आयोजन करता था। हो सकता है आपसे सबेटिव में भी सवाल पूछा सकता है। और वहीं पर एक चटनी म्यूजिक का भी आयोजन होता था। आगे है कि निम्नलिखित में ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंक और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों क्या है? जुड़वा संतान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो ये अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं किया था? देखिए ईसाई मिशनरी तो किया ही था, मुस्लिम प्रचारक भी किया था, व्यापारी भी किया था, पर्यटक नहीं किया था। पर्यटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी बिहार से लोग गिरमिटिया मजदूर से फिजी की तरफ भेजे जाते थे, फिजी में, उसके बाद आपका अफ्रीका में, फिर आपका यहाँ पे त्रिनिदाद वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा किसने दिया था? तो हेनरी फोर्ड के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ता पास्ता यानी सिसिली कहाँ है? इटली में, ठीक है, इटली में सिसिली एक द्वीप है। तो इटली के द्वारा किनके द्वारा लाया गया था? तो अरबों के द्वारा लाया गया था ये पास्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्ति, ठीक है, मित्र राष्ट्रों में देख लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जापान था, लेकिन यहाँ पर धुरी शक्ति कौन था? तो जर्मनी, जापान और इटली था, ठीक है, इटली, जर्मनी और जापान था। अगला सवाल यहाँ पर है कि सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग क्या है? ठीक है, का अर्थ क्या है? तो चीन और रोम को जोड़ने वाली मार्ग का नेटवर्क, या भारत और अमेरिका को जोड़ने वाला, या चीन और भारत को जोड़ने वाला, या एशिया को एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क। तो सिल्क रूट का मतलब ये होता है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में एल्डोराडो क्या था? एल्डोराडो क्या था? तो एल्डोराडो था सोने का एक सक्षम शहर कहलाता था। नेक्स्ट आलू अकाल, देखिए अभी आपको बताया था आलू अकाल कहाँ था? आयरलैंड में 1840 के आसपास में। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1944 में, और ब्रेटन वुड्स के हेम्पशायर नामक जगह पर हुआ था ये। आगे
आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वज के पास नहीं थे? तो लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पास नहीं थे, पूर्वजों के पास नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंध करने की पूरी अनुमति दी थी? तो वो क्या हो जाएगा? तो वो कॉर्न लॉ, ठीक है, कॉर्न लॉ हो जाएगा। एक सब्जेक्टिव सवाल भी आपको यहाँ से मिलेगा। हाँ, एक बात आपको बता दें, सब्जेक्टिव के लिए आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपको सेपरेट वीडियो हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक साइंस का एक-एक वीडियो आपको देंगे, वहीं से आपका पूरा सब्जेक्ट का काम हो जाएगा, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव भी आपको लगभग 1 या 2-2 वीडियो में हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर देंगे। अभी दोस्तों 5 दिन है, ज़बरदस्त तैयारी करेंगे हम लोग सब मिल के, और ध्यान से आपको सारे वीडियो को वॉच करना है। अगला है, 1890 के समय रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो अफ्रीका में। ये एक पशु रोग हुआ करता था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? तो लगभग 5 करोड़ लोग, ठीक है, 1 सेकंड, लगभग 5 करोड़ लोग जाकर बस गए थे। फिर अगला है, अधिकांश भारतीय गृहिणियां मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते थे? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु, तो सभी से ज़्यादा था। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों की विनाशकारी बनी, ठीक है? तो अमेरिका के लिए विनाशकारी बना था चेचक, ठीक है? इंग्लैंड वाले लोग के पास चेचक का आइडिया था, लेकिन अमेरिका जो था बहुत ज़माने से दूसरे महादेश से कटा हुआ था, इसलिए उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो द्वितीय विश्व, ठीक है, 1939 से आप जोड़ के देखिए 1945 तक, ठीक है, 1945 तक। तो 40, 41, 42, 43, 44, 45 से लगभग 6 साल, ठीक है, 6 साल चला था। फिर आगे, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ पर है? तो अमेरिका में, उसका नाम क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज उसका नाम है। अगला है कि निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो कृषि उपज का अधिक उत्पादन, ठीक है, कृषि उपज का अधिक उत्पादन जो था वो आर्थिक महामंदी का कारण था। नेक्स्ट है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 के दशक में ये शुरू हुआ था। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो किस देश में हुई थी सर्वप्रथम? तो दोस्तों वो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन हुआ है? तो डॉन ऑफ द सेंचुरी आप देखेंगे, जैसे ही चैप्टर 4 निकालेंगे आप औद्योगिकरण, तो उसमें आपको एक इमेज देगा, डॉन ऑफ सेंचुरी में औद्योगिकरण का वर्णन किया गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। आगे है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? तो कताई प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वृद्धि किया था। अगला है, निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था? कपास मिल, ठीक है, कपास मिल का निर्माण कौन करवाया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है? तो गुमास्ता क्या होता था? तो कंपनी द्वारा एक नियुक्त पर्यवेक्षक होता था, जिसको मंथली बेसिस पे रखा जाता था ये बुनकर पर नियंत्रण रखने के लिए। अगला है, भारत में पुराने व्यापार के केंद्र में से कौन कौन थे? तो सूरत और हुगली, ठीक है, एकदम आराम से आँख मूंद के आप मारिए, सूरत और हुगली बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन बाद में सूरत बंदरगाह अपनी हाशिए तक पहुंच गया था, जब और ज़्यादा बंदरगाह खुल गए थे तब। अगला है, किस 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 पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देश होता है, ठीक है, खाड़ी देश कौन कौन है? तो गल्फ कंट्री कौन कौन कहलाता है? अरब वगैरह कहलाता है, ठीक है। तो खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा था, तो वो सूरत हो जाएगा, गुजरात में सूरत बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि निम्नलिखित में से गुमास्ता का क्या काम होता था? तो बुनकर का पर्यवेक्षण करना बिल्कुल सही है, आपूर्ति लेना ये भी सही है, और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, ठीक है, उपरोक्त सभी मतलब कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था ये लोग। आगे है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ पर? तो बम्बई में 1854 में स्टार्टिंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन थे? तो कपास और धातु सबसे ज़्यादा गतिशील उद्योग थे। अगला है, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। अगला है कि शुरुआती कारखाने कहाँ और कब लगाए गए? तो सबसे शुरुआत कारखाना अगर बात किया जाए औद्योगिकरण के लिए, तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार, राजकीय संरक्षण हो जाएगा, वैज्ञानिक आविष्कार भी हो जाएगा, कृषि सुधार क्रांति भी हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिकरण का तो बहुत सारा कारण था, और आपको बताएंगे भी सबेटिव में कि इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण का क्यों हुआ था औद्योगिक क्रांति। तो धर्म सुधार आंदोलन जो है ये नहीं हुआ था औद्योगिक क्रांति के लिए। आगे कार्डिंग क्या है? तो कार्डिंग दोस्तों एक प्रक्रिया होती है जिसमें कपास या उसके रेशे को कटाई के लिए तैयार किया था कार्डिंग में, ठीक है। ये आपको किताब में आपको जो है साइड में जो इंपॉर्टेंट फेस दिए थे वहाँ से ये सवाल है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लोहा इस्पात उद्योग, जिसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी? तो 1854 ईस्वी में। अगला है, इंग्लैंड में महिलाएं जो है किस मशीन का विरोध कर रही थी? तो स्पिनिंग जेनी का, क्योंकि ये कई तकलियाँ इसमें घूम जाती थी एक तकलियाँ घुमाने से, और कई लोग बेरोजगार हो जाते थे, खास करके महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कौन किया था? तो सेठ हुकुमचंद ने किया था। अगला कोस्टिस जो है कौन था? कोस्टिस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोस्टिस कौन था? तो बुनकर का एक समुदाय हुआ करता था कोस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय देशों में यूरोपीय देशों किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो भारत की। आगे फिनिशिंग सेंटर किसको बोलते थे? फिनिशिंग सेंटर जो है लंदन को कहा जाता था। देखिए यहाँ पर गुमास्ता जो थे वो गांव-गांव जाकर वहाँ पर मजदूरों को बुनकरों को दे देते थे, लेकिन बाद में फिनिशिंग किया जाता था लंदन में ही जाकर। अगला है फ्लाई शटल के बारे में। तो किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिला था? तो फ्लाई शटल, ठीक है। ये क्षैतिज धागों को दोस्तों ये लंबवत धागों में पिरो देता था फ्लाइंग शटल, ठीक है। अगला है स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव 1764, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा भी ऐसा। तो 1764 में जेम्स हारग्रीव के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग कौन कौन थे? तो कपास और धातु, पहले ही बताया। फिर है भारत का सबसे पहला लोह इस्पात संयंत्र जो है कब लगा? तो जमशेदपुर में लगा था, ठीक है। टाटा जिसको कहते हैं, टाटा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? तो मद्रास में। मद्रास का अभी नाम जो है चेन्नई है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन भारत से के पूर्व औद्योगिक औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो सूरत और मतलब भारत से के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह, भारत के पुराने औपनिवेशिक बंदरगाह कौन थे? औपनिवेशिक बंदरगाह मतलब अंग्रेजों के कॉलोनी जो बनाए गए थे उनमें जो बंदरगाह आता था, तो सूरत और मछलीपट्टनम आता था। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन नए युग का प्रतीक था? लोहा, कपास, धातु, इनमें से कोई नहीं। तो कपास आपका नए युग का प्रतीक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक पेशिया मैगजीन जो है किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पेशिया, तो ये इंग्लैंड में हुआ करता था। फिर अगला क्वेश्चन, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुई थी? मुद्रण तकनीक, तो दोस्तों ये चीन में हुई थी सबसे पहले, वुड ब्लॉक तख्ती के तहत। आगे है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस। देखिए पिछले साल यही क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट हुआ है पिछले साल। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है जापान में, ठीक है, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई? तो जापान में जो है चीन के बाद बौद्ध मिशनियों ने ईसा पूर्व 768 से 770 के बीच आसपास लाई गई थी। और आपको बताना है कमेंट में कि जापान का जो कौन सा बुक था जो सबसे पहले छपाई में छपा था। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ पर हुई थी? तो चीन में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया, ठीक है, बहुत ही। और आपको एक पूछा जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी होंगे। अगला सुलेखन कौन था? सुलेखन तो अच्छे ढंग से जो लिखने का काम करता था, तो सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला को सुलेखन या खुशनवीस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में सर्वप्रथम संभव हो पाया क्योंकि? तो यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज की थी। रेशम और मसालों की तरह ही कागज अरब दुनिया से होते हुए यूरोप में पहुंचा था। फिर चीनी कागज रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में पहुंचा था। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं सॉरी, सी नंबर हो जाएगा, चीनी कागज जो थे वो रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में पहुंचा था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कंपोजिटर का अर्थ क्या होता है? तो कंपोजिटर कौन होता था? कंपोजिटर तो वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है उसको कंपोजिटर कहते थे। आगे गुलामगिरी लेखक कौन थे? तो 1871 में गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा राव फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले। अगला वर्नाकुलर प्रेस है जो 1878 में लागू किया गया था और लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें बोला गया था कि कोई भी प्रेस वाला अगर लिखना चाहता है तो पहले लॉर्ड लिटन से उसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगला है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था। अगला मुद्रण सबसे पहले जो है पहली तकनीक किन तीन राष्ट्रों में आई थी? ठीक है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक तो चाइना, जापान और कोरिया, चीन, जापान और कोरिया, चीन, जापान और कोरिया, ठीक है, चीन, जापान और कोरिया में आया था। ये ऑप्शन आपका नहीं है, लेकिन आप अगर चीन, जापान, कोरिया नहीं दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीन, कोरिया, जापान भी हो सकता है। आगे है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र, यही आपको कमेंट सेक्शन में हम देने के लिए बोले थे। तो यहाँ पर क्या है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 868 ईस्वी में छपी थी, ठीक है। अगला गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव के द्वारा किया गया था। और आगे 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई थी? तो लगभग 20 करोड़ के आसपास, ठीक है। बंगाल गजट क्या था? तो दोस्तों बंगाल गजट आपका जो है आपका एक साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है, जो जेम्स सिक्की के द्वारा यानी कि 1780 में जेम्स सिक्की के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसे सभी के लिए एक वाणिज्यिक पद के रूप में वर्णित किया गया जो उससे प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में हुआ था? तो 18वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था।
ठीक है। अगला है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रत्यारोपित किया किया गया था, किसके द्वारा? तो आयरिश प्रेस कानून के तहत इसको प्रत्यारोपित किया गया था। ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपका जो प्रेस वर्नाकुलर प्रेस था उसके द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका जो था वो अपना रात भर में अपना जो है लेखन शैली को चेंज कर लिया था बंगाली से। ठीक है। आगे है, निम्न में कौन एक प्रमुख विचार था इसके नेतृत्व लेखन के बारे में कहा था उसने फ्रांस में क्रांति लाने की ठीक किया था। ठीक है। कहा गया था लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने कहा था कि फ्रांस जो है वो मुद्रण में एकदम आंधी के ऐसा उड़ जाएगा। ठीक है। या निरंकुशवाद जो आंधी के तहत उड़ जाएगा। अगला है, प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ और कब हुआ, मतलब शुरू हुआ? ठीक है। तो प्रिंट का विकास हुआ था भारत में। अगला, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था? तो डायमंड सूत्र, अभी हम लोग देखे थे। फिर आगे, निम्न में कौन राजसुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो अमार जीवन। ठीक है। राजसुंदरी देवी जो दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखी थी। आगे है, चीन में किताब कैसे छापे जाते थे? तो चीन में मशीन की छपाई होती थी चीन में। अगला, राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था? तो संवाद कौमुदी किया था। आगे, वेलम क्या होता है? तो वेलम दोस्तों एक चर्म पत्र होता है, चर्म पत्र। गैली क्या होता है? तो गैली दोस्तों एक धातुई फ्रेम होता है। ठीक है, धातुई फ्रेम। आपको कम से कम 2 बार ये वीडियो को पूरा स्पीड में वॉच कर देना, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। आगे, वुड ब्लॉक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो वुड ब्लॉक छपाई जो होती थी चीन में होती थी। आगे, योहान गुटेनबर्ग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि योहान गुटेनबर्ग जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस लगाया था गुटेनबर्ग के द्वारा, उसके द्वारा छापी गई सबसे पहली पुस्तक कौन थी? बाइबिल। ठीक है, ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है। आगे, भारत में प्रेस का जनक किसको कहा जाता था? तो 1780 में अभी हम लोग देखे थे बंगाल गैजेट के साथ जेम्स हिक्की को। अगला, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर के दिए हुए सबसे महानतम देन है और बहुत बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। आगे बोला गया है कि किसने कहा था कि छापा खाना प्रगति का सर्वे सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद जो उड़ जाएगा? तो लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने कहा था। अच्छा, आप सबका हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। और आपको एक वीडियो और मिलेगा हिस्ट्री का, उसके बाद आपको हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपको इसी तरह से मैराथन आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।